नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी विनर सेट चैनल पे। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर के टाइमलाइन की, लेकिन टाइमलाइन भी काफ़ी तरह से कवर किया जा सकता है। जैसे एनटीए नेट के लिए कवर किया जा सकता है, पीएचडी एंट्रेंस के लिए कवर किया जा सकता है, लेकिन आप जैसा जानते हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं यूपीएचएससी के एडिशन 51 के इंग्लिश पेपर वाले सेक्शन पे। तो हमारा जो फोकस होगा वो इस पर होगा कि कैसे क्वेश्चन किस तरह के इस पेपर में पूछे जाते हैं। शुरुआत तो हम हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पहला यूनिट से ही करेंगे, लेकिन पूरे पेपर में जो टाइमलाइन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं हम सबको ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं बीच में मेंशन भी कर दूंगा अगर मुझे याद आएगा कि भाई फला क्वेश्चन पूछा गया था या फले टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया था, तो मैं आपको बताता भी चलूंगा। तो शुरू हम करते हैं। वैसे तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में, देखा होगा आपने, रेनेसांस से शुरू हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, एडिशन 50 में ही पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको टच करेंगे। फिर क्योंकि ओल्ड इंग्लिश से शुरू कर रहे हैं तो मिडिल पे आएंगे, जिसमें एंग्लो नॉर्मल, नॉर्मल और मिडिल एक साथ कवर करते हुए आगे आएंगे, रेनेसांस को कवर करेंगे। उसके सब सेक्शंस देखकर नियो क्लासिकल, उसके सब सेक्शन देखकर रोमांटिक पीरियड पे आएंगे, विक्टोरियन पीरियड पे जाएंगे, अलग अलग स्ट्रीम्स देखते हुए मॉडर्न पीरियड पे आएंगे और फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे आएंगे। तो क्रोनोलॉजिकली ही हम चलने वाले हैं, करीब 449 एडी से लेकर के और अब तक कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कर पाए। अब आप जानते हैं कितना बड़ा सिलेबस है, तो जैसे कि मैंने बताया, ब्रैकेट में रखना है हमेशा फोकस। फोकस रहेगा आयोग की परीक्षा पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है सीधा, वो अर्लीस्ट इन्वेडर्स, द फर्स्ट इन्वेडर्स पे था, जूट्स, एंगल्स एंड सैक्सन्स वाला। तो जब हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज ही हम 449 एडी का हेनगिस्ट और हॉर्सा जो जूट थे उनकी लैंडिंग और इन्वेजन के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरली जब हम बैकग्राउंड प्रिपेयर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी अपने आप प्रिपेयर होते चले जाएंगे। एक और तरह का क्वेश्चन जो आया नहीं है पर आ सकता है कि किस तरह की कविताएं लिखते थे वो, क्या फीचर्स होते थे। पोएट्री ऑफ सी एंड वॉयजेस, ऑफ बैटल्स, जो उनकी जिंदगी थी, ऑफ एडवेंचर्स जो वो किया करते थे। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन वियर्ड, एक तरह का फेटलिज्म था। लव ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर। कविताओं के नाम क्या हैं? तो भाई द विट्सेट, द सी फेयर, डियर्स लैमेंट। राइटर्स बड़े बड़े कौन हैं? तो बीड है, कैरमॉन है, साइनोवुल्फ है, ये रिलीजियस राइटर्स हैं ये सारे, लेकिन नाम इनका है और इनके लिटरेचर को भी हम पाते हैं, ये एस्टैब्लिश्ड नेम है। एपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेवुल्फ उस टाइम का ओल्ड इंग्लिश में है, सागा लिटरेचर से उसका रिलेशन भी है। कहानी है स्पीयर ड्रेन्स की, जिनको ग्रेंडल एक मॉन्स्टर परेशान कर रहा है, बेवुल्फ एक हीरो है, वो आता है, ग्रेंडल को मारता है, फिर उसकी माँ मेयरविफ आती है, उसको भी मारता है। कहानी बहुत लंबी है, पर यहाँ ये जो लड़ाई वाला है ना सेक्शन, इस पे थोड़ा हाईलाइट कई बार लोगों का रहा है, रहता है, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ इसको। ओल्ड इंग्लिश से फिर हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड की तरफ आते हैं। एक्चुअली मिडिल में फिर शुरुआत का पार्ट एंग्लो नॉर्मन है, क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। तो 1066 बहुत इंपॉर्टेंट साल है भाई, इसको याद अच्छी तरह से रखिएगा। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी विलियम आए थे और उन्होंने किंग हैरोल्ड को हरा दिया था। और इस तरह से नॉर्मन्स जो कि फ्रेंच भाषा बोलते थे, उनका कब्जा उन लोगों पे हो गया था जो कि ओल्ड इंग्लिश और उसके डायलेक्ट्स का यूज करते थे, जो धीरे धीरे चेंज होगी किंग एल्फ्रेड के बाद बाद तक आते हुए काफी परिपक्व भी हो चुकी थी, स्पेशली प्रोज में एल्फ्रेड के समय के बाद, और पोएट्री भी उनका अपना था ही। तो 12 से 14वीं शताब्दी का जो समय है उसको ही एंग्लो नॉर्मल पीरियड के रूप में जाना गया है। तो टेंटेटिवली बैटल ऑफ हेस्टिंग से लेकर के और 1350 तक का समय रखा है हमने यहाँ पर। तो एंग्लो नॉर्मन जो लैंग्वेज था वो अंग्रेजी की जैसी बिल्कुल नहीं थी, फ्रेंच के आसपास थी। फ्रेंच भी नहीं कह सकते हैं उसको, पर फ्रेंच के बहुत पास थी और उसका अपना एक लिटरेचर था। इंपॉर्टेंस में जो ये राजाओं की भाषा थी भाई, तो लैटिन के बाद इसका ही स्थान था। और फ्रेंच लोग जो आए थे नॉर्मैंडी के, तो वो अपने साथ अपनी भाषा, अपने विचार, अपना सिस्टम लाए थे। और एंग्लो फ्रेंच लिटरेचर तो है ही, तो भी इसका असर आने वाले समय में हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर पर पड़ता है। मेट्रिकल रोमांसेस जो वो अपने साथ लाए थे, मैटर्स ऑफ फ्रांस, ग्रीस, रोम एंड इंग्लैंड। तो इसमें मैटर ऑफ फ्रांस वाला जो है, इसका असर जेफरी चौसर पे पड़ा।
रोमा दे ला रोज या रोमांस ऑफ द रोज आपको पता ही है, उन्होंने ट्रांसलेट किया। और फिर शुरुआत के जो जितने उनके बहुत सारे पोएम्स है उस फेज में, तो उसमें ये मैटर्स ऑफ फ्रांस काफी हद तक प्रभावी है। मैटर्स ऑफ ग्रीस एंड मैटर ऑफ इंग्लैंड लंबे समय तक हम देखेंगे कि काम आ रहा है। इनफैक्ट टेनिसन के आइडियल्स ऑफ द किंग में भी आप देखेंगे कि इसकी छाप है। कुछ कविताएं इस युग की अंग्रेजी में, द पर्ल 1350 के आसपास की, द आउल एंड द नाइटिंगेल 1200 के आसपास की, और बहुत ही फेमस है गवाइन एंड द ग्रीन नाइट की कहानी, तो ये सब इस समय से ही है। 1350 से 1500 के बीच में मिडिल इंग्लिश पीरियड है। 1340 से 1464 का जो समय है, जिस समय चौसर पैदा हुए 1340 और 1400 में मरे, एक्टिव आप मान सकते हैं 1370 से 1400 के बीच के अंदर। मोटी तौर पे उससे थोड़ा पहले लिखना शुरू कर चुके थे। तो चौसर है तो कैंटरबरी टेल्स है, पर उसके बारे में तो हम पोइट्री वाले सेक्शन में बात करेंगे। 1381 याद रखना पड़ेगा ब्लैक डेथ के लिए, 100 इयर्स वॉर के लिए, और वॉर्स ऑफ द रोजेस, जो दोनों इस टाइम के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो 100 इयर्स में भाई 100 साल जोड़ने पर आएगा नहीं, ज्यादा आएगा, 1329 से 1453 तक। और वॉर्स ऑफ द रोजेस 1455 से 87 तक, जिसे खत्म किया हेनरी 7। जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज कहा जाता है। गॉवा, जो बेसिकली लैटिन में लिखते थे, पर उन्होंने कॉन्फेसियो अमांटिस इंग्लिश में लिखी। लैंगलैंड, जो लोगों के पोएट थे, पीएस प्लाउमैन, उन्होंने लिखी लिटरेटिव मीटर में। वाइक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। जॉन, इनकी द बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट द बाइबल के बारे में हमें अलग से बात करना पड़ेगा, क्योंकि द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, द बुक ऑफ मार्जेस, बाइबल, ये सब अलग से प्रश्न बनते हैं, तो इनको अलग से नोट करके एक छोटा वीडियो बनाया जाएगा। इनकेस अगर मैं देर करूं बहुत, तो आप एक बार प्लीज मुझे याद दिलवा दीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो जल्दी हो जाएगा वो। जॉन मैंडविल है, ट्रैवल राइटिंग लिखते हैं। हॉकलेव और लिडगेट है, चौसर को फॉलो करते हैं इंग्लैंड में, और स्कॉटलैंड में तो भाई राजा ही उनको फॉलो करते हैं, तो ये सब फॉलोअर्स ऑफ चौसर या स्कूल ऑफ चौसर आप बोल सकते हैं। थोड़ा आगे आएंगे चौसर से तो हम देखेंगे कि फेमस पोएट है जॉन स्केल्टन, जिनकी स्केल्टोनिक्स बहुत फेमस है, जो वो बोलते हैं, दो माई राइम बी जैगेट एंड टैटर्ड एंड मॉथ बीटन येट देयर इज सम विट इन इट, जो फेमस कोटेशन है। तो उनके राइम का अजीब मूवमेंट है, लाइंस भी काट काट के रखते हैं, पर कुछ बात है जो कि वो बोल ही रहे हैं खुद ही। 1500 से 1660 का समय रफली रेनेसांस का समय माना जाता है, जिसे अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि एलिजाबेथ के साथ रेनेसांस शुरू होता है, लगभग रेस्टोरेशन के साथ उसको खत्म मानते हैं, पर इम्पैक्ट तो खैर मिल्टन की पोइट्री तक आएगा ही। तो सबसे पहला एलिजाबेथन एज, नेचुरली रानी बनी एलिजाबेथ 1558 में, तो उस समय से शुरू माना जाएगा, और 1603 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय खत्म माना जाएगा। एलिजाबेथ की मृत्यु के साथ ही साथ ट्यूडर डायनेस्टी भी खत्म हो गई, क्योंकि एलिजाबेथ वर्जिन थी, चाइल्डलेस थी। तो फिर उनके क्लोज रिलेशन थे जेम्स वन, नेक्स्ट इन सक्सेशन पहले डिसाइड हो चुका था स्कॉटलैंड के, तो वो 1603 में आकर के राजा बन गए, और स्टुअर्ट डायनेस्टी शुरू हो गई। तो ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, एक बॉक्स है छोटा, इसमें स्टुअर्ट डायनेस्टी 1603 से 1714 तक कवर की गई है। जेम्स वन, चार्ल्स वन, फिर बीच में एक ब्रेक होगा, देखिए 1649 और 1660 के बीच में ब्रेक दिख रहा है। फिर रेस्टोरेशन होगा और चार्ल्स टू, जेम्स टू, फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होगा 1688 का, फिर विलियम एंड मैरी और एन। तो इस तरह से स्टुअर्ट डायनेस्टी आएगी, आगे बढ़ेगी। पर पहले एलिजाबेथन एज की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। इससे पोएट्स भी हैं, इससे प्रोज राइटर भी हैं, इससे प्ले राइट हैं हमारे पास, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शेक्सपियर, जिनके इतने सारे प्ले हमारे सिलेबस में है, तो ये एज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन, शेक्सपियर के प्रीडिसेसर, शेक्सपियर के कंटेम्पररी, शेक्सपियर के बाद में आने वाले। प्रीडिसेसर वाला क्वेश्चन तो इस बार ही आया था। मार्लो पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शेक्सपियर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेकन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उनके काम से रिलेटेड भी होते हैं और कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड भी होते हैं। साथ ही साथ नेशनलिस्टिक प्राइड, एक्सपेंशन, वॉयजेस, राउले वगैरह के नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ 1588 का स्पेनिश आर्माडा की डिफीट तो है ही, तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। और
राइटर्स के साथ साथ कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करना भी इम्पोर्टेंट है। तो 1603 से 1625 स्टुअर्ट डायनेस्टी शुरू हो गई। जेम्स को लैटिन में जैकोबस कहते हैं, तो इस एज को जैकोबियन कहेंगे। तो जैकोबियन एज में भी हमारे पास शेक्सपियर हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल 1611 में पब्लिश हुआ। बेकन अभी भी काम कर रहे हैं। डन काम कर रहे हैं और उनके दोस्त हैं हर्बर्ट, वो भी हैं। beaumont और फ्लेचर अभी भी एक्टिव हैं। तो इस एज में अच्छी पोइट्री, अच्छा ड्रामा, जबरदस्त प्रोज सब चल रहे हैं। लेकिन इस एज के अंत तक आते आते ड्रामा में एक डिक्लाइन शुरू हो चुका है, क्योंकि शेक्सपियर, beaumont, फ्लेचर सब के सब 1625 के आते आते तक सभी लोगों का करियर या जिंदगी खत्म हो चुके थे। कैरोलाइन एज आता है 1625 से, और कैरोलाइन एज का मतलब है लैटिन फॉर चार्ल्स वन, कैरोलाइन। अब स्पिरिट ऑफ रेनेसांस भी अब डिक्लाइन पर है, बहुत अब अपहीवल्स और टर्मोइल्स हो रहे हैं। कैवलियर पोएट्स हैं जो राजा के साथ अभी भी खड़े हैं। जॉन मिल्टन का प्रोज वर्क, शुरुआत के पोएम्स तो हो ही चुके हैं, ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, लैलेग्रो, इन पेंसरोसो वगैरह, लिसिडास वगैरह। पर अब 1641 के आसपास से मिल्टन कॉमनवेल्थ के कॉज में आ गए हैं और अब वो प्रोज में लिखा करते हैं अधिकतर। पोएम्स बहुत कम सी हैं अब 1660 से वापस फिर आगे मिल्टन एज अ पोएट से हम मिलेंगे। अभी तो मिल्टन एज अ पैम्फलेटियर, प्रोज राइटर, इफ यू अलाउ इट सम काइंड ऑफ माउथ पीस, हम कह सकते हैं। 1660 तक हम इन मिल्टन से मिले। मेटाफिजिकल पोएट्स का एक्टिव स्पैन है। एंड्रू मार्वेल भी एक्टिव हैं इस टाइम में। ड्राइडन, मार्वेल, मिल्टन, ये तीनों एक समय में कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो आप देख रहे हैं सीनियर मोस्ट मिल्टन, फिर मार्वेल, और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ड्राइडन की एज की तरफ। तो कैरोलाइन एज बहुत ही खतरनाक तरीके से खत्म होता है, बहुत ही अब्रप्ट तरीके से एंड होता है। बिहेडिंग ऑफ द किंग के साथ एंड होता है और कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है। तो 1649 वो टर्निंग ईयर है जहां ये सब कुछ हो रहा है। 1649 से 53 तक के समय को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। 53 से 58 अब, क्योंकि लॉर्ड प्रोटेक्टर हैं ओलिवर क्रॉमवेल, ये प्रोटेक्टरेट है, पहला प्रोटेक्टरेट, और फिर उनके बेटे प्रोटेक्टर बन गए, तो ये सेकंड प्रोटेक्टरेट है। बस 1-1.5 साल का था, ज्यादा लंबा नहीं था। और इसके साथ ही साथ ये पूरी चीज ही खत्म हो गई थी। लोग खुद जाकर के चार्ल्स टू को बुला करके ले आए थे, रेस्टोरेशन जिसको कहा जाता है। अभी हम आ रहे हैं उसकी तरफ। ये बहुत ही उथल पुथल का समय था, हर तरह से उथल पुथल का समय था। धर्म में भी, क्योंकि प्यूरिटन्स को अब एसेंडेंसी मिल गई थी, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे और पुरानी बहुत सारी चीजों को बदलने की कोशिश की जा रही थी, बदला जा रहा था। लिटरेचर में भी, समाज में भी, हर तरह से। थिएटर बंद हो चुके हैं, अब सीधे 1660 में ही खुलेंगे। लाइसेंस मिल रहा है कुछ लोगों को प्राइवेट परफॉर्मेंसेस के लिए, या लुके छुपे तौर पे काम चल रहा है, पर हिस्ट्री ऑफ ड्रामा जो है वो यहाँ पे आके थोड़ा चुप सा हो जाता है। हॉब्स की लेवियथन आई, एक इम्पॉर्टेंट प्रोज और थियोरेटिकल पीस है, सोशल थियरी है, पॉलिटिकल थियरी है। मिल्टन एक्टिव हैं ही, मार्वेल भी लिख रहे हैं। दयावानंद का नाम मेंशन यहाँ मैं करूंगा, क्योंकि एकाएक तो रेस्टोरेशन में पोइट्री ड्रामा शुरू नहीं हो जाएगा, तो दयावानंद एक्टिव थे इस समय। अब यहाँ एक हल्का सा माइक्रो ब्रेक लेते हैं, कुछ सेकंड का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इनफैक्ट ये ही नहीं, हमारे और भी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है भाई, है पीछे नीचे लाइक बटन क्लिक कर दीजिए। और मटेरियल आपको चाहिए होगा, सजेशंस आपके पास होंगे, वीडियोस और जो टॉपिक पे आप चाहते हो, जो मैं थोड़ा देर कर रहा हूँ या समय नहीं मिल पा रहा है, कंटेंट बन के रखा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है। तो अगर कोई आपको पहले चाहिए, ज्यादा जरूरी है, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, या नीचे मेल आईडी देखिए, आप मेल भी कर सकते हैं, और प्रायोरिटी से उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि भाई आपके लिए ही तो बन रहा है। तो अगर आपको पहले चाहिए तो हम उसको पहले अपलोड करेंगे। यूपीएचएससी के बारे में या एडिशन 51 इंग्लिश लिटरेचर पेपर के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, ऑल्दो मटेरियल जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जैसे पुराने पेपर्स हैं, सिलेबस है, ये सब तो मैं लास्ट में आप देखिएगा, एक ब्लॉग का लिंक है मेरे, उसमें डाला ही हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार मटेरियल होता है ना जो बाद में आते आते तक वेबसाइट आप जानते ही हैं बंद हो जाता है, तो आप फिर एक्सेस नहीं कर पाते। तो है यूपीएचएससी का ही मटेरियल, या मेरा खुद का दिया हुआ जो पेपर था मैंने उसको भी डाला है, एनालिसिस भी डाला है, तो आप आराम से मेरे ब्लॉग से ले सकते हैं। इस चैनल पे लगातार मटेरियल आ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, और एग्जाम के दिन तक तो आएगा ही। उसके बाद इंटरव्यू पे मटेरियल आएगा,
यहाँ शुरुआत ही आप देखिएगा पीछे जाकर के, हमारी शुरुआत हमने पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन से ही की ही थी। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन से हमने किया और अब रिटन की प्रिपरेशन पे कर रहे हैं और अब आने वाले इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। तो ये लगातार आपके साथ चैनल बना रहने वाला है। अब क्योंकि साथ लंबा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि हम क्या-क्या कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा सजेशन है और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे और अपने दोस्तों से भी बताइए हमारे बारे में जो इंटरेस्टेड हैं यूपीएचएससी इंग्लिश में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 1660 रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, पूछते हैं किस चीज का? तो राजशाही जो है वो वापस आ गई और प्रोटेक्टोरेट खत्म हो गया। लोगों ने खुद ही बुलाया, ऐसा कोई मारपीट या जीत और हार और लड़ाई की बात, लड़ाइयाँ होती रही बीच में लेकिन लड़ाई से ये नहीं हुआ, ये शांतिपूर्ण ढंग से ही ये परिवर्तन हुआ। और इंग्लैंड के लोग ही चार्ल्स टू को फ्रांस से वापस बुला करके जा करके ले आए। तो वो आए भाई मई का महीना था, 1660 था। लैंडिंग हुई, लोग बड़े खुश हुए, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई। राजा के प्रति सम्मान लोगों के मन में था ही, हमेशा से था। वो तो चार्ल्स वन के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण लोग समझ नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए और सब बैकफायर कर गया। पर आप देखेंगे इसके बाद भी मोनार्की चलती रहेगी। तो इंग्लैंड के लोग इनका थोड़ा झुकाव है रहा मोनार्की की तरफ, तो बड़े खुश से हुए। मिल्टन खुश नहीं हुए, उनके लिए तो बड़ा खतरनाक समय आ गया था। पर फिर भी क्योंकि महानतम कवि थे अपने युग के, तो अ, जान बच गई। पर हाँ, बात सही है कि मिल्टन का जहाँ तक पॉलिटिकल करियर है या गवर्नमेंट सर्विस का करियर है, पब्लिक करियर है, वो खत्म हो चुका था। हम लोग अगर अपनी तरफ से देखें, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं हम, स्वार्थी हैं थोड़ा, तो हम तो कहेंगे कि अच्छा हुआ, क्योंकि इसके बाद ही हमें जो एपिक्स हैं मिल्टन के, वो मिलते हैं और हमें सैमसन एगोनिस्टस मिलता है। और जो कहा जाता है कि ये सारे बायोग्राफिकली बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं मिल्टन की जीवन में जो हुए और उनकी स्पिरिट से। तो ये सब होता ही नहीं अगर रेस्टोरेशन ना होता। और रेस्टोरेशन अपने ड्रामा के लिए बहुत फेमस है और इसी पीरियड में जो है आप मान सकते हैं कि ड्राइडन ने एक नए तरह की कविता को एस्टैब्लिश कर दिया। वैसे वॉलर ने शुरू कर ही दिया था, पर ड्राइडन ने उसे एस्टैब्लिश कर दिया। हेरोइक कपलेट अपने पूरे फॉर्म में आ गया, जैसे कि एलिजाबेथन एज में ब्लैंक वर्स को माना जाता है कि वो अपने फुल फ्रूशन पे आया। तो आप मान सकते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड ही वो पीरियड है और उसमें से रेस्टोरेशन ही वो शुरुआत है, जब हेरोइक कपलेट और मॉक हेरोइक का जो जॉनरा है, वो अपने फुल फ्रूशन पे आए। शुरुआत होती है फिक्शन की, शुरुआत होती है जर्नलिज्म की इस एज में। जॉन ड्राइडन का नाम हम बता ही चुके हैं आपको। इनको हम कवर तो पोइट्री में करेंगे। बुनियन है, अब इनको कौन भूल सकता है। रेस्टोरेशन ड्रामा में देवदत्त है, अफ्रा बेन है। अफ्रा बेन के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये पहली प्रोफेशनली वायबल फीमेल राइटर है। वाइकली हैं, एथरेज हैं, ये सारे रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट। ये रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट और उनके कुछ प्लेज अगर याद रख लिए जाएं, याद कर लिए जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हीरोइक कपलेट का एग्जाम्पल दे करके पूछा जा सकता है। ड्राइडन के एक प्ले के बारे में, इंडियन क्वीन के बारे में पूछा ही गया था। तो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ से तैयारी करने पर आता है। 1700 से 1745 के समय को ऑगस्टन एज कहा जाता है। क्यों ऑगस्टन एज कहा जाता है, वो राइट साइड में ऊपर का जो ब्लॉक है उसमें देखिएगा। ये इसका नाम ऑगस्टन एज, जो ओरिजिनल लैटिन ऑगस्टन एज है 27 बीसी से 14 एडी, वहां से आया है। उस समय के जो राइटर्स थे और उस समय का जो युग था वो स्वर्ण युग माना जाता है क्लासिकल लैटिन पोएट्री या रोम रोम के उसमें। तो ऑगस्टन एज के जो राइटर थे उन्होंने खुद को ऐसा देखा कि वो बहुत महान है और उनका समय बहुत महान लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहा है। तो खुद ही को उन्होंने न्यू क्लासिकल या ऑगस्टन माना और कहा। मेलोड्रामा पैदा हो चुका था। मर्केंटाइल क्लास जो है वो राइज कर रहा था इस एज में। नॉवेल का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से नॉवेल डेवलप हुआ और 1740 के आसपास में हम देख पाते हैं कि एक साथ हमें रिचर्डसन की पैमेला भी मिलती है और फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज भी मिलता है। तो 40 से 42 के बीच में एक साथ आप मान सकते हैं कि द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल्स, प्रॉपर इंग्लिश नॉवेल्स पैदा होते हैं। सैटायर बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, स्पेशली आपको स्विफ्ट तो याद ही होंगे। फिर पोप का डनसियड है।
एम्पिरिकल एज था, एनलाइटनमेंट का समय था, रूल्स बहुत फॉलो किए जाते थे, न्यू क्लासिकल रूल्स आपको अच्छी तरह याद होंगे, बॉयलो वगैरह के, और स्टाइलाइज्ड लिटरेरी फॉर्म था। बड़े नाम हैं पोप के, स्विफ्ट के, एडिसन और स्टील के, डेफो हैं, रिचर्डसन हैं और फील्डिंग है। इन सब के बारे में और इन सब के कुछ काम के बारे में भी अगर नोट्स बनाए जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब आता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या इसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है क्योंकि वो प्रोमिनेंट सेंट्रल फिगर थे। 1745 से 85 तक का जो समय है। अब रेस्टोरेशन की जो स्पिरिट है धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। इसको एफ.आर. लुईस ने भी अपनी 2 एसेज में जो है बताया है, डिक्लाइन ऑफ ऑगस्टिनिज्म का नाम देते हुए। तो भाई ये डिक्लाइन है तो जाहिर है एक ट्रांजिशन होगा और फिर फाइनली हम रोमांटिक एज की तरफ बढ़ेंगे। ब्लेक बीच में आपको फंक्शनल दिखाई देंगे। ग्रेवयार्ड स्कूल भी पोइट्री में है। डॉक्टर जॉनसन 1755 का उनका महान शुरुआत डिक्शनरी की इसी एज में है। सेंटिमेंटल नॉवेल का पूरा जॉनर इसी एज में है। जॉनसन का जो पूरा सर्कल था, बहुत सारा काम कर रहा था, वो पूरा का पूरा इसी एज में है। तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड में ट्रांजिशन है जिससे कि अब हम रोमांटिक की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जॉनसन के बारे में एक और खास बात मैं आपको बताऊं, वो क्रिटिक और पोएट, प्रोज राइटर सबके सब हैं। एक क्वेश्चन याद आ रहा है रैम्बलर पे, एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे उनके कोटेशंस पे, एक नहीं इनफैक्ट उनके प्रेफेस टू शेक्सपियर से तो कोटेशन पे कोटेशन आया करते हैं। तो डॉक्टर जॉनसन को यूपीएससी के पेपर सेटर्स बड़ा पसंद करते हैं, उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब रैंडमली जो है ये 1832 से विक्टोरियन पीरियड शुरू हुआ मान लिया जाता है, 37 से भी शुरू हुआ मान लिया जाता है। तो इसके पहले का जो एज है, तो रोमांटिक एज है, वो 1832 पे भी खत्म मान सकते हैं, 37 पे भी खत्म मान सकते हैं। अब शुरुआत में भी ऐसी ही समस्या है। कुछ लोग इसको अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 से शुरू मानते हैं, कुछ लोग इसको 1785 से शुरू मानते हैं, कुछ 1789 से शुरू मानते हैं, कुछ 1798 से शुरू मानते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये वाला भी दिखा रहा था कि विक्टोरियन तो चलिए विक्टोरिया के डेथ के साथ साथ 1901 में खत्म मान लिया जा रहा है, जैसे कि एलिजाबेथ के क्वीन बनने के साथ शुरू हुआ और एलिजाबेथ मरी तो खत्म हो गया उनका एज। पर रोमांटिक वाले पीरियड में थोड़ी प्रॉब्लम है, न इसकी शुरुआत पक्की तौर पे एक जगह फिक्स की जा सकती है। 2-3 पॉइंट्स हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रिवोल्यूशन है, लिरिकल बैलेट्स की पब्लिशिंग है, डॉक्टर जॉनसन की डेथ है, कुछ भी माना जा सकता है। और रोमांटिक पीरियड का एंड जो है वो एलिजाबेथ की रानी विक्टोरिया की रानी बनना माना जा सकता है, सऊदी का डेथ माना जा सकता है, और इन दिस केस 1832 है तो ये माना जा सकता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। रोमांटिक पोइट्री बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में है, रोमांटिक प्रोज भी बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में है, तो उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। मैन एंड नेचर हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं दोनों की एक्सिस पे पूरी की पूरी पोइट्री घूमती, अदर देन कोलरिज जो और कुछ पोएम्स ऑफ कीट्स जो सुपर पे भी जाते हैं। फैंसी और इमेजिनेशन की बात होती है, अच्छा ये फैंसी और इमेजिनेशन वाला और बायोग्राफी लिटरेरिया के साइड में जब क्रिटिसिज्म में जाएंगे, ये एज क्रिटिसिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को द एज ऑफ रोमांटिक रिवाइवल भी कहते हैं क्योंकि लिरिकल आउटबर्स्ट हुआ था इसलिए। 2 जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स हैं, वर्ड्सवर्थ, साउदी कोलरिज वगैरह फर्स्ट के, और फिर शेली, कीट्स, बायरन सेकंड जनरेशन के। नॉवेलिस्ट हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे, स्कॉट हैं, ऑस्टन हैं, मैरी शेली हैं। प्रोज राइटर हैं हमारे पास लैम, हैजलिट, डिकिंसी। गॉथिक नॉवेल का जॉनरा है, इससे थोड़ा पहले शुरू हुआ, यहाँ फुल फ्रूशन पे आता है। कैथलिक एमेंसिपेशन एक्ट है, रिफॉर्म बिल ऑफ 1832 है, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1867 इसके बाद आएगा। पर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो 1832 के साथ रिलेटेड है ये दोनों, तो इसलिए एक साथ लिख दिए गए हैं। अब हम आते हैं विक्टोरियन एज पे। बहुत ही लंबा एज है, 1832 से 1901 तक का समय है। बहुत कुछ हुआ इस समय में, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, साइंटिफिकली भी, रैशनली भी, रिलीजन के फील्ड में भी टर्मोइल, काफी सारा टर्मोइल, काफी सारा टसल। और इसीलिए इस एज का नाम आइडियाज के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत से एडजेक्टिव्स बने हैं, बहुत सारे फ्रेजेस बने हैं, जैसे कि विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक क्वेश्चन है। साथ ही साथ यहाँ पर
ये देखना पड़ता है कि साइंस और थियोलॉजी के बीच में जो टसल चल रहा था उसका पोइट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ, स्पेशली जो मेन पोएट्स हैं टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नल्ड, उनकी पोइट्री पे कैसे हुआ असर। इनमें ट्रेंड्स जैसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स है, प्रो राफाइलाइट मूवमेंट है, एस्थेटिसिज्म है, डेकेडेंस है, इन सबको देखना पड़ता है। नॉवेल्स का ये सेंट्रल एज है, यहाँ हमारे पास डिकेंस है, ब्रॉन्टी सिस्टर्स है, थैकरेज हैं, जॉर्ज एलियट हैं, हार्डी इस एज के एंड तक जाते जाते पूरी तरह से एक्टिव हैं। एज अ नॉवेलिस्ट विक्टोरियन एज के साथ साथ ही उनका करियर खत्म होता है और बाद में एज अ पोएट शुरू होता है मॉडर्न एज में। कार्लाइल, रस्किन, वॉल्टर पैटर प्रोज राइटर्स, क्रिटिक्स हैं। हॉपकिंस को याद रखना पड़ेगा, डिस्कवर मॉडर्न एज में होते हैं, लेकिन हॉपकिंस जो है वो एक्चुअली विक्टोरियन पीरियड के हैं। इनका कर्टल सोनेट याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। स्प्रंग रिदम टोटली आ सकता है, ऑल्दो प्रिस्क्राइब्ड पोएट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं। और केलियार्ड स्कूल, दैट्स राइट। विक्टोरियन एज के बाद हम अब पहुंच जाते हैं मॉडर्न एज में। 1900 से 1945 के बीच का समय है, या आप मान सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने का समय है और वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने के आसपास का जो टाइम है इसे मॉडर्न पीरियड कहेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम था, इंडिविजुअलिज्म का टाइम था, सिंबलिज्म का टाइम था, एब्सर्डिटी के डेवलपमेंट का टाइम था, एंजाइटी और इंटरोगेशन का टाइम था, दो वर्ल्ड वॉर इस टाइम में देखे, लॉन्ग डिप्रेशन इस टाइम में देखा, बहुत ही रिवोल्यूशनरी टाइम आप मान सकते हैं। और एंड ऑफ द कॉलोनियल ईरा भी इसी एज में आप कहेंगे कि शुरू हो रहा था और परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा था। हमारे पास किपलिंग है, व्हाइट मैन्स बर्डन को याद रखिएगा, कॉनराड है, येट्स हैं, एलियट हैं, पूरा ऑर्डन का सर्कल है, जॉयस हैं, वुल्फ हैं, लॉरेंस हैं, एडवर्डियंस है 1901 से 10 तक, जॉर्जियंस है 1910 से 36 तक, और वर्ल्ड वॉर 1 पोएट्स हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं मेंशन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसको सबको कवर करना संभव नहीं है। या आपको याद होगा हम फोकस कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। और फाइनली हम आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पर। 1945 से फिर आगे बढ़ रहा है। पास्टिश, मेटाफिक्शन, आयरनी, प्लेफुलनेस, ब्लैक ह्यूमर, एंटी हीरो, एंटी नॉवेल, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड तो हर बार कई तरह से पूछा जाता है। तो फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डिफरेंस विद मॉडर्निज्म इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। सेल्फ रेफरेंशियल है, मेटाफिक्शनल प्रोज है, पोएट्स हमारे सिलेबस में हैं, ह्यूज हैं, लाकिन हैं, एंड्रू मोशन हैं, कैरोलाइन डफी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट होती हैं। मार्गरेट ड्रैबल हैं, जॉन फाउल्स हैं, पिंचन हैं, अमी हैं, डोरिस लेसिंग हैं, रश्डी ऑफ कोर्स हैं, और एंजेला कार्टर तक हैं। ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, कुछ सिलेबस में है कुछ नहीं है, पर थोड़ा बहुत इनके बारे में देखते रहना पड़ेगा। तो फिर हम लगभग अंत तक पहुंचते हैं। और आपको अगर ज्यादा डिटेल्स चाहिए हमारे बारे में, चैनल आप ब्राउज कर सकते हैं, मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। मटेरियल यूपीएससी से रिलेटेड चाहिए जो शायद वेबसाइट पे नहीं मिल रहा हो या हैंग कर रहा हो तो आप ब्लॉग पे आके डायरेक्टली ले सकते हैं। पेपर वगैरह के एनालिसिस भी हैं, पुराने पेपर्स भी हैं, सब कुछ है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो ये फेसबुक ग्रुप है आपके लिए, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें काफी सारे लोग हैं जो यूपीएससी इंग्लिश की ही तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट तो मैं आपसे कर ही चुका हूँ, तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कैसा लगा और आपको क्या क्या चाहिए। दिस इज ऑल टुडे फ्रॉम वी विनर्स एज, विद अस यू विन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।